हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पार्ट 3 वीडियो। पार्ट 2 वीडियो में हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ एडवर्ब की, जिसमें मैंने 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब एक्सप्लेन किए हैं। बाकी के बचे हुए एडवर्ब इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ रेस्ट टाइप्स ऑफ एडवर्ब। चलिए शुरुआत करते हैं 6th वन टाइप्स ऑफ एडवर्ब से, जो कि है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। तो जी आप सभी को वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, कॉन्टिन्यूसली इस वीडियो को देखिए और समझिए। शुरुआत करते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन के साथ। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एक्सप्रेसेस दैट समथिंग इज ट्रू और सम अदर एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट टू द ट्रुथ, एंड एडवर्ब ऑफ निगेशन विच इज अपोजिट ऑफ अफर्मेशन एक्सप्रेसेस नेगेटिव स्टेटमेंट्स, लॉजिक और जजमेंट। यहाँ पर इसका मतलब यही है कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अभिव्यक्ति करते हैं या बताते हैं कि कोई चीज़ सत्य है, कोई बात या घटना सत्य है, और सत्य के समतुल्य किसी अन्य की अभिव्यक्ति करते हैं, यानी सत्य के जैसी लगने वाली कोई बात, उसकी अभिव्यक्ति करते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन वाले वर्ड्स। इसके बाद एडवर्ब ऑफ निगेशन पर आते हैं। एडवर्ब ऑफ निगेशन जो कि अफर्मेशन के बिल्कुल अपोजिट होता है, तो यह हमें बताता है या यह हमें अभिव्यक्त करता है किस बात की? नेगेटिव स्टेटमेंट्स की। जी हाँ, नकारात्मक जो कथन होते हैं, लॉजिक जो तर्क होते हैं, और जो जजमेंट निर्णय होते हैं, यानी सारी चीज़ें नेगेटिव वे में आपको बताई जाएंगी, तो वहाँ पर एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है। यानी ऐसे वर्ड्स एडवर्ब ऑफ निगेशन कहलाएंगे जो किसी नेगेटिव स्टेटमेंट को या फिर किसी लॉजिक को या जजमेंट को बताते हैं, व्यक्त करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहला सेंटेंस आपके सामने है। तो जी सेंटेंस है, श्योरली यू आर मिस्टेकन, मतलब निश्चित रूप से आप गलत हैं। इस सेंटेंस में श्योरली वर्ड जो आप देख रहे हैं, यह आपका एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। बट कैसे? इसे हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस श्योरली वर्ड से हमें पता चल रहा है कि हम यहाँ पर किसी सत्यता की बात कर रहे हैं, किसी सत्यता की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर श्योरली एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होगा। सो आई होप दोस्तों सेंटेंस क्लियर होगा आपको। अब देखते हैं सेकेंड वन सेंटेंस। द व्यू फ्रॉम आवर बालकनी ऑफ रूम इज़ अनडाउटेडली ऑसम। इसका मतलब है हमारे कमरे की बालकनी से दृश्य निसंदेह अद्भुत है। इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं हमने अनडाउटेडली इस वर्ड का यूज़ किया है, जो कि आपका एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहलाएगा। बट हाउ, कैसे? यहाँ पर भी अनडाउटेडली का मतलब क्या है? निसंदेह। निसंदेह यहाँ पर किसी सत्यता की ही तो बात की जा रही है। यहाँ पर किसी सत्यता की अभिव्यक्ति की जा रही है कि जो बात कही जा रही है उसमें पूरी तरह से सत्यता है। ठीक है, तो उस चीज़ को दर्शाने के लिए हमने यहाँ पर अनडाउटेडली एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन का यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। ही सर्टेनली वेंट देयर, यानी वह निश्चित रूप से वहाँ गया। अब यहाँ पर सर्टेनली वर्ड को मैंने आउटलाइनिंग दी है क्योंकि यह एक एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। ऐसा मैंने क्यों कहा? वो इसलिए क्योंकि इस सर्टेनली पर्टिकुलर वर्ड से हमें पॉजिटिविटी का ही पता चल रहा है, यानी उस व्यक्ति के वहाँ जाने की इस बात में पूरी सत्यता है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर निश्चित रूप से इस वर्ड का यूज़ किया है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सर्टेनली। अब देखते हैं इस स्लाइड का लास्ट सेंटेंस, जो कि है आई रियली लाइक द नॉवेल्स। मुझे उपन्यास सचमुच पसंद है। अब इस सेंटेंस में हमने रियली वर्ड का यूज़ किया है, जो कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहलाएगा। रियली का मतलब होता है सचमुच। जी हाँ, बिल्कुल ये सत्य बात है कि मुझे नॉवेल पसंद है, यानी कि सत्यता पर जोर डाल रहा है ये वर्ड, और यहाँ पर पॉजिटिविटी की ही बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर रियली वर्ड भी आपका एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहलाएगा। देखिए, जब हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन की बात करते हैं तो वर्ड्स को देखकर ही पता चल जाता है कि उससे पॉजिटिविटी झलक रही है या नेगेटिविटी झलक रही है। ठीक है, उसमें सत्यता की बात हमें पता चल रही है या फिर उसमें किसी तरीके का कोई फॉल्स स्टेटमेंट है। ये सारी चीज़ें हमें वर्ड को देखकर ही पता चल जाती हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे एडवर्ब्स ऑफ निगेशन की। तो जी सेंटेंस कुछ इस तरह से हैं। पहले सेंटेंस देखिए, रेहाना विल नेवर अंडरस्टैंड वाई हर सिस्टर वॉन्टेड टू मूव अवे। इसका मतलब यहाँ पर यही है कि रेहाना कभी नहीं समझ पाएगी कि उसकी बहन दूर क्यों जाना चाहती थी। इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं हमने नेवर वर्ड का यूज़ किया है, जिसका मतलब होता है कभी नहीं, और नेवर यहाँ पर विल हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ हुआ है। यहाँ पर नेवर आपका एडवर्ब ऑफ निगेशन कहलाएगा। वेरी सिंपल, नेवर यानी कि यहाँ पर किसी नकारात्मक बात को ही बताया जा रहा है ना। रेहाना विल नेवर अंडरस्टैंड, रेहाना कभी नहीं समझ पाएगी, तो इसीलिए नेवर वर्ड एक एडवर्ब है जो कि निगेशन को शो कर रहा है।
अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। माई सिस्टर हार्डली एवर कम्स आउट ऑफ द हाउस। मेरी बहन बहुत कम घर से बाहर निकलती है। ठीक है, तो बहुत कम के लिए यहाँ पर हार्डली एवर वर्ड का यूज़ किया गया है, जो कि एक एडवर्ब ऑफ निगेशन है। हार्डली एवर मतलब बहुत कम, तो ये एक तरीके से यहाँ पर हम नेगेटिव बात ही बता रहे हैं, इसीलिए यह यहाँ पर एडवर्ब ऑफ निगेशन होगा। आई होप ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं स्लाइड का सबसे लास्ट सेंटेंस। विकास वॉज बेयरली आउट ऑफ द हाउस, यानी विकास बमुश्किल घर से बाहर निकला था। दोस्तों, आउट के बाद मैंने ऑफ नहीं लिखा है, जो कि मिस हो गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आउट ऑफ द हाउस होगा। ठीक है, अब इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं हमने यूज़ किया है बेयरली वर्ड, जो कि एडवर्ब ऑफ निगेशन है, नो डाउट। बेयरली का यहाँ पर मतलब होता है बमुश्किल या बहुत मुश्किल से। इस पर्टिकुलर वर्ड को देखकर आपको क्या लग रहा है? जी हाँ, इसमें हम एक तरीके से किसी नकारात्मक बात को ही व्यक्त कर रहे हैं। तो ऐसे ही सेंटेंसेस में जब कोई वर्ड किसी नकारात्मकता को व्यक्त करता है, निगेटिविटी को दिखाता है, कोई भी कथन या फिर तर्क की बात या फिर कोई निर्णय, सारा कुछ आपका नेगेटिव हो जाता है। तो इस तरह से हम एडवर्ब ऑफ निगेशन को आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी सेंटेंसेस में। क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एडवर्ब की तरफ, जो कि है एडवर्ब ऑफ रीज़न। आइए समझते हैं एडवर्ब ऑफ रीज़न होता क्या है। एन एडवर्ब ऑफ रीज़न प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन फॉर द कॉज और मोटिवेशन बिहाइंड एन एक्शन, यानी एडवर्ब ऑफ रीज़न किसी कार्य के पीछे कारण या प्रेरणा के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है। ठीक है, यानी एडवर्ब ऑफ रीज़न से हमें यह पता चलता है कि किसी कार्य के पीछे कारण क्या है और उसकी प्रेरणा क्या है। तो इस तरह से किसी सेंटेंस में कोई कार्य यदि हुआ है और उसके पीछे रीज़न की बात कही जा रही है, यानी उसका रीज़न क्या है, कारण क्या है, तो उसका ही स्पष्टीकरण वो पर्टिकुलर वर्ड यानी एडवर्ब ऑफ रीज़न देता है। कैसे? इसे हम अब एग्जाम्पल से समझते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। सबसे पहला सेंटेंस आपके सामने, तो जी सेंटेंस है, वी कैंसल्ड द ट्रिप बिकॉज ऑफ बैड वेदर, यानी खराब मौसम के कारण हमने यात्रा रद्द कर दी। दोस्तों, यहाँ पर कैंसल्ड की स्पेलिंग में डबल एल होता है, एक सिंगल एल मिसिंग है, तो आप लोग यहाँ पर समझ जाइएगा, डबल एल लगाना होता है कैंसल्ड की स्पेलिंग में। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में हमने बिकॉज वर्ड का यूज़ किया है। बिकॉज मीन्स क्या होता है? बिकॉज का मतलब होता है के कारण या क्योंकि। ठीक है, हिंदी के इन दो अर्थों में हम बिकॉज का यूज़ करते हैं हिंदी के सेंटेंसेस में। अब यहाँ पर बिकॉज के कारण के अर्थ में यूज़ हुआ है। वी कैंसल्ड द ट्रिप बिकॉज ऑफ बैड वेदर, क्योंकि इस पर्टिकुलर वर्ड की वजह से ही हमें यह स्पष्टीकरण मिल रहा है कि हमने जो ट्रिप कैंसिल की है वो किस लिए की है, क्या है प्रेरणा उसके पीछे, क्योंकि मौसम खराब था। ठीक है, हमें रीज़न मिल गया क्योंकि मौसम खराब था, या मौसम खराब होने के कारण हमने ट्रिप कैंसिल कर दी। ठीक, रनिंग वे में आप इस तरह से बोल सकते हैं। तो दोनों ही अर्थ सही हैं, जो भी आपका हिंदी के सेंटेंस में फिट बैठ जाए वो हम लगा देते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसके लिए हम केवल बिकॉज का ही यूज़ करते हैं। क्लियर? अब बढ़ते हैं सेकेंड सेंटेंस की तरफ, जो कि आपके सामने है। शी वॉज एग्जॉस्टेड देयरफॉर शी वेंट टू बेड अर्ली, यानी वह थक गई थी इसलिए वह जल्दी सो गई। इस सेंटेंस में फिर से देख पा रहे हैं आप, मैंने आउटलाइनिंग की है देयरफॉर वर्ड में। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए या इसीलिए। ठीक है, और देयरफॉर यहाँ पर एक एडवर्ब ऑफ रीज़न है, क्योंकि यह यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रहा है, स्पष्टीकरण दे रहा है कि वह जल्दी सोने क्यों चली गई। वह जल्दी सोने इसलिए चली गई क्योंकि वह एग्जॉस्टेड थी, थकी हुई थी। तो देखिए यहाँ पर देयरफॉर इस वर्ड के कारण हमें कारण भी पता चल गया, या फिर आप कह लीजिए कि प्रेरणा भी पता चल गई कि क्यों वह जल्दी सो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। ही इज़ हैंस अनएबल टू रिफ्यूट द चार्ज, मतलब इसलिए वह आरोप का खंडन करने में असमर्थ है। इस सेंटेंस में हैंस आपका एडवर्ब ऑफ रीज़न है, जिसका हिंदी मतलब होता है इसलिए। तो हैंस का यूज़ आप विद रीज़न इसलिए के अर्थ में कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने है। द बिल्डिंग कोलैप्स्ड कॉन्सिक्वेंटली द रोड वॉज क्लोज्ड फॉर फ्यू डेज, यानी बिल्डिंग यानी कि इमारत ढह गई, गिर गई, परिणाम स्वरूप सड़क कुछ दिनों के लिए बंद हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फिर से मैंने एक वर्ड को आउटलाइनिंग की है, जो कि है कॉन्सिक्वेंटली, जिसका मतलब होता है परिणाम स्वरूप, जो कि एक एडवर्ब ऑफ रीज़न है। और यहाँ पर यह पर्टिकुलर वर्ड हमें स्पष्टीकरण दे रहा है। किस बात का स्पष्टीकरण? यही कि कुछ दिनों के लिए जो रोड है वो बंद क्यों हुई,
परिणाम स्वरूप बंद हुई। क्या हुआ था? बिल्डिंग कोलैप्स्ड हो गई थी। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंटली से ही हमें पता चल रहा है कि जो रोड थी वह क्लोज क्यों हो गई। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो कॉन्सिक्वेंटली याद रहे एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाएगा। आई होप एडवर्ब ऑफ रीजन क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब की तरफ, जो कि है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। चलिए समझते हैं इसे, ये बहुत ही आसान है। Interrogative adverbs are words such as how, why, when, where are used to ask question about a particular aspect of a sentence such as time, place, frequency or manner. इसका मतलब है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स बेसिकली इंट्रोगेटिव वर्ड्स ही होते हैं, जैसे हाउ, वाई, व्हेन, वेयर, जिनका उपयोग वाक्य के किसी विशेष पहलू जैसे टाइम, प्लेस, फ्रिक्वेंसी या फिर मैनर, इनके बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस आपके सामने है, व्हेन डिड यू गेट अप यस्टरडे, यानी तुम कल कब उठे। अब आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि क्वेश्चन वर्ड व्हेन का यूज़ हुआ है, लेकिन मैं इसे क्वेश्चन वर्ड क्यों कह रही हूँ, यह एडवर्ब कब कहलाएगा। तो वेरी सिंपल, यहाँ पर व्हेन एक इंट्रोगेटिव एडवर्ब है क्योंकि यह क्रिया के बारे में ही तो बता रहा है। व्हेन डिड यू गेट अप यस्टरडे, यहाँ पर टाइमिंग पूछी जा रही है, यानी प्रश्न पूछता हुआ यह एक इंट्रोगेटिव वर्ड है जो एक एडवर्ब की तरह सेंटेंस में कार्य कर रहा है क्योंकि यह क्रिया के बारे में ही बता रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, जो कि कुछ इस तरह से है, वाई डिड यू गेट फायर्ड, यानी तुम्हें नौकरी से क्यों निकाला गया। अब इस सेंटेंस में भी आप देख पा रहे हैं फिर से रीज़न पूछता हुआ क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है वाई, यानी कि क्यों। क्यों में क्या होता है, क्यों में एक रीज़न पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वाई भी एक इंट्रोगेटिव एडवर्ब है क्योंकि यह भी क्रिया से रिलेटेड है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, वेयर डिड ब्रिंग इट फ्रॉम, यानी इसे कहाँ से लाए। अब इस सेंटेंस में भी आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन वर्ड वेयर का यूज़ हुआ है, जिसका अर्थ होता है कहाँ। जब हम कहाँ की बात करते हैं इसका मतलब ये है कि वहाँ पर किसी प्लेस यानी स्थान के बारे में पूछा जा रहा है। अब जब किसी सेंटेंस में हम वेयर लगाकर किसी प्लेस के बारे में पूछते हैं तो वहाँ पर भी तो वह क्रिया से ही रिलेटेड होता है, इसलिए यहाँ पर वेयर एक इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि है हाउ डिड यू एस्केप, यानी तुम कैसे बच गए या फिर तुम कैसे भागे। यहाँ पर फिर से क्वेश्चन वर्ड हाउ का यूज़ हुआ है, जिसका अर्थ होता है कैसे। यहाँ पर हाउ, ये जो क्वेश्चन वर्ड है, ये भी क्रिया को ही डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पर भागने की बात हो रही है, बचने की बात हो रही है कि बचने की क्रिया हुई कैसे। ठीक है, मतलब किस मैनर में हुई, इसका मतलब हाउ भी यहाँ पर एक इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, हाउ ऑफन डज शी ईट, यानी वह कितनी बार खाती है। अब देखिए यहाँ पर हाउ ऑफन इस इंट्रोगेटिव फ्रेज का यूज़ हुआ है, यानी यहाँ पर 2 वर्ड्स हैं जिसका अर्थ होता है कितनी बार। तो यहाँ पर भी तो फ्रिक्वेंसी की बात हो रही है क्योंकि फ्रिक्वेंसी में हम रेगुलरिटी की, बारंबारता की बात करते हैं, यानी कोई क्रिया कितनी बार हो रही है। इसका मतलब हाउ ऑफन यहाँ पर एक इंट्रोगेटिव एडवर्ब है जिसमें यह बात हो रही है कि खाने की क्रिया कितनी बार होती है। आई होप आप सभी को ये एग्जाम्पल्स समझ में आ रहे होंगे। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब का सबसे लास्ट एग्जाम्पल, जो कि आपके सामने है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन कैनेडा, मतलब आप कितने समय से कनाडा में हैं या फिर आप कब से कनाडा में हैं। तो यहाँ पर हाउ लॉन्ग इस इंट्रोगेटिव फ्रेज का यूज़ हुआ है क्योंकि 2 वर्ड्स हैं इसलिए इसे फ्रेज कहेंगे, और यहाँ पर यह एक इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा क्योंकि यहाँ पर इसके थ्रू टाइम पूछे जाने की बात हो रही है। आई होप आप सभी को इंट्रोगेटिव एडवर्ब समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब की तरफ, जो कि है रिलेटिव एडवर्ब। आइए जानते हैं रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा। Relative adverbs are words that provide more information about the people, places or things being discussed. यानी relative adverbs वे शब्द होते हैं जो चर्चा किए जा रहे यानी डिस्कस किए जा रहे लोगों, स्थानों या चीज़ों के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इसका मतलब यही है कि जब हम किसी रिलेटिव एडवर्ब का यूज़ किसी सेंटेंस में करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बताता है जिसके बारे में उस सेंटेंस में बात की जा रही है, चर्चा की जा रही है। आइए एग्जाम्पल्स से समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा और क्लियर भी होगा। तो जी एग्जाम्पल्स में पहला सेंटेंस आपके सामने है, दिस इज़ द प्लेस वेयर वी मेट, यानी यही वो जगह है जहाँ पर हम मिले थे
इस सेंटेंस में फिर से क्वेश्चन वर्ड वेयर का यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पर ये एक रिलेटिव एडवर्ब है। इस सेंटेंस में वेयर क्वेश्चन पूछने का काम नहीं कर रहा है, बल्कि यह बता रहा है कि जहाँ पर हम मिले थे ये वही जगह है, यानी जहाँ पर के लिए यहाँ वेयर वर्ड का यूज़ किया गया है, जो कि प्लेस को ही इंडिकेट कर रहा है। अब देखते हैं अगला सेंटेंस, आई विल कॉल यू व्हेन आई गेट फ्री। जब मैं फ्री होऊंगा तो तुम्हें मैं कॉल करूंगा। इस सेंटेंस में व्हेन का यूज़ हुआ है, जो कि एक रिलेटिव एडवर्ब है। ये यहाँ पर इंट्रोगेटिव एडवर्ब नहीं है, क्योंकि इस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने का काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर व्हेन दो क्लॉजेस को रिलेट कर रहा है, इसलिए यह रिलेटिव एडवर्ब है। अब आपको नोट में एक ज़रूरी बात ध्यान में रखनी है, जो कि कुछ इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। रिलेटिव एडवर्ब्स ज्वाइन क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस टुगेदर. They are used at the beginning of adjective clauses, which are also referred to as relative clauses. यानी relative adverbs clauses और sentences को एक साथ जोड़ते हैं। इनका उपयोग adjective clauses की शुरुआत में किया जाता है, जिन्हें relative clauses भी कहा जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान से समझिएगा, relative adverbs clauses और sentences को एक साथ जोड़ते हैं, ठीक है। जैसा कि आपने यहाँ पर सेंटेंसेस में देखा रेड कलर के, जिसमें वेयर टू क्लॉजेस को जोड़ रहा है और व्हेन भी यहाँ पर टू क्लॉजेस को जोड़ रहा है। तो वेयर और व्हेन ये दोनों ही यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। अब फिर से नोट पर आ जाइए। दे आर यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेक्टिव क्लॉजेस। दे मतलब रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स का उपयोग एडजेक्टिव क्लॉजेस की शुरुआत में किया जाता है। अब ये एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है ये हमें पता करना होगा, तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस आफ्टर दिस स्लाइड, ठीक है। चलिए, एडजेक्टिव क्लॉजेस विच आर ऑल्सो रेफर टू एज रिलेटिव क्लॉजेस, यानी रिलेटिव एडवर्ब्स का उपयोग एडजेक्टिव क्लॉजेस की शुरुआत में किया जाता है और इन्हें रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है। रिलेटिव क्लॉज किसे कहा जाता है? जी हाँ, एडजेक्टिव क्लॉज को। कंफ्यूज नहीं होना है आप सभी को। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एडजेक्टिव क्लॉज की। तो नेक्स्ट स्लाइड पर एडजेक्टिव क्लॉज। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना और समझना है। एडजेक्टिव क्लॉजेस आर डिपेंडेंट क्लॉजेस दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन्स. They combine two sentences into one by using relative pronouns like who, whom, whose, where, when, which, that and why as a connectors. यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज की बात हो रही है। एडजेक्टिव क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब ऐसे क्लॉज जो किसी दूसरे क्लॉज पर निर्भर होते हैं, जिनकी अपनी कोई मीनिंग नहीं होती है, जो किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी जब तक डिपेंडेंट क्लॉज के साथ मेन क्लॉज नहीं जुड़ेगा तब तक डिपेंडेंट क्लॉज पूरा नहीं माना जाएगा, ठीक। तो एडजेक्टिव क्लॉजेस डिपेंडेंट क्लॉज ही होते हैं जो किसी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। इसके बाद दे कंबाइन टू सेंटेंसेस इनटू वन बाय यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउंस। ये जो एडजेक्टिव क्लॉजेस होते हैं ये दो वाक्यों को एक साथ जोड़ते हैं, किसका यूज़ करके? रिलेटिव प्रोनाउंस का, जैसे who, whom, whose, where, when, which, that और why as a connector. इन्हें कनेक्टर भी कहा जाता है। आइए पहले हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि ये पूरा डिस्क्रिप्शन आपके समझ में आ जाए। तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहला सेंटेंस ध्यान से देखिए, आपके सामने है, जॉनी हु इज़ माई फादर्स बेस्ट फ्रेंड इज़ कमिंग टू माई बर्थडे पार्टी। दोस्तों यहाँ पर माई से पहले द ये एक्स्ट्रा वर्ड है, इसको आप इग्नोर कीजिएगा, यहाँ पर द नहीं लगेगा। सेंटेंस का मतलब है जॉनी जो मेरे पिताजी का सबसे अच्छा दोस्त है मेरी जन्मदिन की पार्टी में आ रहा है। अब दोस्तों इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने फिर से हु नाम के एक क्वेश्चन वर्ड को यूज़ कर दिया है, लेकिन क्या ये वाकई में एक क्वेश्चन वर्ड की तरह इस सेंटेंस में काम कर रहा है? नहीं, यहाँ पर यह क्वेश्चन वर्ड नहीं है। यहाँ पर इसे हम रिलेटिव एडवर्ब कहेंगे, लेकिन कैसे? इसे हम रिलेटिव एडवर्ब कैसे कह सकते हैं जबकि टू क्लॉजेस या टू सेंटेंसेस को जोड़ने का काम तो रिलेटिव प्रोनाउन करता है। जी हाँ, ये बात भी सही है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हु दिखने में तो एक क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन यहाँ पर यह एक क्वेश्चन वर्ड का काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर इसे आप रिलेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य भी टू सेंटेंसेस टू क्लॉजेस को जोड़ने का होता है। लेकिन चूंकि यह यहाँ पर एक रिलेटिव एडवर्ब है, तो अब हम बात कर लेते हैं एडजेक्टिव क्लॉज की। पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा था
कि जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है उसकी शुरुआत ही रिलेटिव एडवर्ब से होती है। जी हाँ, क्लियर है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जब सेंटेंस के अंदर हु एक रिलेटिव एडवर्ब है तो हु इज़ माई फादर्स बेस्ट फ्रेंड ये जो क्लॉज है ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज होगा, क्योंकि इसकी शुरुआत ही रिलेटिव एडवर्ब से हो रही है जो कि है हु। ठीक है, समझ में आ गया। तो पिछली स्लाइड में जब मैंने नोट में आपको बताया था कि रिलेटिव एडवर्ब्स टू क्लॉजेस और टू सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉनी इज़ कमिंग टू माई बर्थडे पार्टी, ये पहला मेन क्लॉज है जिसे इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, जो अपने आप में स्वतंत्र है अपनी मीनिंग लिए हुए। ठीक है, इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है क्योंकि ये मेन क्लॉज है और इसका पूरा अर्थ हमें समझ में आ रहा है। लेकिन हु इज़ माई फादर्स बेस्ट फ्रेंड ये जो क्लॉज आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज, जो पहले वाले मेन क्लॉज पर डिपेंडेंट है, निर्भर है, जिसकी वजह से इसका अर्थ पूरा होगा और यह मिलकर पूरा एक सेंटेंस बनाएगा। ठीक है, और इसे हम यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज भी कहेंगे। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज की शुरुआत रिलेटिव एडवर्ब से होती है और इस पर्टिकुलर क्लॉज में रिलेटिव एडवर्ब हु है। ठीक है, और हु से ही इस एडजेक्टिव क्लॉज की शुरुआत हो रही है जो कि है हु इज़ माई फादर्स बेस्ट फ्रेंड। ठीक, तो ये एक एडजेक्टिव क्लॉज भी है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज भी है और इसे हम एक रिलेटिव क्लॉज भी कहेंगे। इसे हम रिलेटिव क्लॉज इसलिए कहेंगे क्योंकि इसकी शुरुआत ही रिलेटिव एडवर्ब से हो रही है। यानी यहाँ पर हमने एक ही चीज़ के कई सारे नाम गिना दिए। आई होप पूरा डिस्क्रिप्शन आपके समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं, आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होते हैं। ठीक है, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि डिपेंडेंट क्लॉज और इनडिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं। तो चलिए जल्दी से एक और सेंटेंस देख लेते हैं। आई एम ऑलमोस्ट फिनिश्ड विद दिस नॉवेल विच आई बॉट फ्रॉम कैलिफोर्निया, यानी मैं इस उपन्यास को लगभग पूरा कर चुका हूँ जिसे मैंने कैलिफोर्निया से ख़रीदा था। अब देखिए इस सेंटेंस में भी विच नाम के इस क्वेश्चन वर्ड का यूज़ एज अ रिलेटिव एडवर्ब किया गया है। ध्यान रहे यहाँ पर विच कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये क्वेश्चनिंग का काम नहीं कर रहा है। ठीक है, दिखने में ये क्वेश्चन वर्ड लग रहा है लेकिन यहाँ पर यह एक रिलेटिव एडवर्ब है। ठीक, अब चूंकि यह क्लॉज की शुरुआत में रखा हुआ है, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज की शुरुआत में रखा हुआ है, इसीलिए यह क्लॉज आपका एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा और एडजेक्टिव क्लॉज को ही हम रेफर करते हैं एज अ रिलेटिव क्लॉज। ठीक, क्योंकि शुरुआत ही इसकी रिलेटिव एडवर्ब से हो रही है। आई होप दोस्तों टाइप्स ऑफ एडवर्ब में रिलेटिव एडवर्ब यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। आप समझ गए होंगे कि रिलेटिव एडवर्ब किसे कहते हैं और सेंटेंसेस में कैसे यूज़ होता है। चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट टाइप ऑफ एडवर्ब की तरफ, जो कि है कंजक्टिव एडवर्ब। आइए इसे भी समझ लेते हैं। कंजक्टिव एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट वन क्लॉज टू अनदर। दे आर यूज्ड टू शो सीक्वेंस, contrast, cause and effect and other relationship as well। तो जी यहाँ पर इसका मतलब यही है कि कंजक्टिव एडवर्ब्स वह शब्द है जिसका प्रयोग एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़ने के लिए किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश में कनेक्ट की स्पेलिंग में फिर से मैं सी लिखना भूल गई हूँ, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर CONNECT होना चाहिए। ठीक है, तो सी मिसिंग है तो ध्यान रखिएगा स्पेलिंग का। इसके बाद दे आर यूज टू शो, दे मतलब कंजक्टिव एडवर्ब्स। इनका प्रयोग किसी अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस, विरोधाभास यानी कि कंट्रास्ट, कारण और प्रभाव यानी कि कॉज एंड इफेक्ट और अदर रिलेशनशिप यानी कि अन्य संबंध को दिखाने के लिए किया जाता है। किनका प्रयोग? कंजक्टिव एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए समझते हैं एग्जाम्पल्स की मदद से। पहला सेंटेंस आपके सामने है, ही डिडंट डू हिज होमवर्क देयरफॉर ही गॉट पनिशमेंट, यानी उसने अपना गृह कार्य नहीं किया इसीलिए उसे सजा मिली। यहाँ पर इस सेंटेंस में देयरफॉर वर्ड का यूज़ किया गया है जो कि एक कंजक्टिव एडवर्ब है, लेकिन कैसे, आइए समझते हैं। दोस्तों इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कॉज एंड इफेक्ट की बात हो रही है, क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया इसीलिए उसे पनिशमेंट मिला। इस अर्थ में देयरफॉर का यूज़ किया गया है जो कि यहाँ पर एक कंजक्टिव एडवर्ब होगा। देखते हैं सेकेंड सेंटेंस, आई लाइक यू अ लॉट, इन फैक्ट आई थिंक वी शुड बी अ गुड फ्रेंड। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, वास्तव में हमें एक अच्छा दोस्त बनना चाहिए।
इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं मैंने इनफैक्ट वर्ड को आउटलाइनिंग दी है जो कि एक कंजक्टिव एडवर्ब है। बट ये यहाँ पर कंजक्टिव एडवर्ब किस कारण से है, आइए समझते हैं। इस सेंटेंस में दरअसल रिलेशनशिप की बात हो रही है। एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करना है यानी गुड फ्रेंडशिप का, इसीलिए यहाँ पर इनफैक्ट का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इनफैक्ट यहाँ पर आपका कंजक्टिव एडवर्ब होगा। देखते हैं एक और सेंटेंस। वी हैव मैनी डिफरेंट साइजेस ऑफ ट्राउजर्स, हाउ एवर इट कम्स इन ओनली 2 कलर्स। यानी हमारे पास ट्राउज़र्स के डिफरेंट साइजेस हैं, यानी डिफरेंट साइजेस की ट्राउज़र्स हैं हमारे पास, हालांकि यह केवल 2 रंगों में आती है। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में हाउ एवर का यूज़ किया गया है जो कि एक कंजक्टिव एडवर्ब है। बट यहाँ पर ये कंजक्टिव एडवर्ब कैसे हुआ, आइए समझते हैं। इस सेंटेंस में दरअसल सीक्वेंस की बात हो रही है, जहाँ एक तरफ हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट साइजेस हैं ट्राउज़र्स के, पायजामा के, वहीं दूसरी तरफ हम यह भी कह रहे हैं कि इसके केवल 2 ही कलर आते हैं। तो यहाँ पर आप हालांकि यानी कि हाउ एवर का यूज़ कर सकते हैं जो कि एक कंजक्टिव एडवर्ब है। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल ना हों। रिलेटिव एडवर्ब्स और कंजक्टिव एडवर्ब्स ये दोनों ही क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, यानी 2 क्लॉजेस 2 सेंटेंसेस को। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच का मेन डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच में काफ़ी अंतर है और यह अंतर आपको कंफ्यूज होने से बचा सकता है। तो चलिए जल्दी से समझ लेते हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स में 2 क्लॉजेस को जोड़ा जाता है, जिसमें से एक क्लॉज मेन क्लॉज होता है जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे और दूसरा क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जिसे हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। जबकि कंजक्टिव एडवर्ब्स में 2 क्लॉजेस जोड़े जाते हैं लेकिन दोनों ही क्लॉजेस इंडिपेंडेंट होते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। ये कंप्लीट हो चुका है टाइप्स ऑफ एडवर्ब। इसे ध्यान से पढ़िएगा, बार बार रिवाइंड करके पढ़िएगा। अब मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। सो टू स्टे विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय।